आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस समझौता क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, वर्तमान में इसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, ये आज कहाँ तक पहुँचा, और इस पे हम विभिन्न प्रकार से बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल से भी इसको मिस मत कीजिएगा। ऐसा होता है ना कि तुम लोग सोचते हो, या हम सभी सोचते हैं क्या यार मेरा जीवन है, मुझे अपना देखना है, ये करना है, मुझे क्या मतलब इससे। मतलब है, तुमको पानी चाहिए तुम समष्टि से लोगे, तुमको खाना चाहिए तुम समष्टि से लोगे, तुमको जीवन जीना है तो तुम समष्टि के बिना नहीं जी पाओगे, तुमको ऑक्सीजन चाहिए तो भी तुम समष्टि से ही लोगे। तो अगर समष्टि खराब हो रही है तो तुम नहीं कह सकते कि मैं तो क्या है, मेरा तो अपना है। बिल्कुल नहीं, सब मरेंगे, एक तरफ से मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। और जिस तरह के हालात हो रही हैं, तो एक जो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है। और इस पेरिस जो एग्रीमेंट था, इसका कारण क्या था, सबसे पहले देखिएगा कि जो पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है, जिसे 12 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में अपनाया गया था। इसमें लगभग 195 देशों ने हिस्सा लिया। अगर बात करें कि पेरिस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो यह था कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री के भीतर सीमित रखना है। और ये जो पेरिस समझौता है, ये 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। तो जो पेरिस समझौता की जो मुख्य बातें हैं, इनकी थोड़ी सी आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल। तो जो औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में ग्लोबल तापमान में जो वृद्धि है, वो 2 डिग्री से नीचे रखना है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि और जो 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास करना है, कोशिश करना है। लेकिन जो इसके बाद जो अगला आता है, वो आता है उत्सर्जन में कटौती। हमें तो सीमित रखना है, लेकिन हमको देखना है कि जो कार्बन एमिशन, इनको हमको कंट्रोल करना है। तो जो सभी देश थे अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएंगे। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या होती है, हम सभी को मालूम है कि जो ऐसे गैसें होती हैं जो एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी को ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस ज़्यादा नहीं देती हैं, तो वो यहाँ क्या करती है, गर्मी को बढ़ाती हैं। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यही होता है। तो इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका जो मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जितनी सारी गैसेस होती हैं ये, और आपका और बात करें जो आपका जो वाटर वेपर होता है, हीट वेव होता है ना, वाटर वेपर, ये भी आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आता है। तो जितनी सारी ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये अगर इनकी संख्या एक आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस की आवश्यकता पड़ती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस हुई ही नहीं, तो दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा और रात का टेम्परेचर बहुत कम माइनस में चला जाएगा। तो एक सीमा तक हमको ग्रीन हाउस गैसेस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर यही ग्रीन हाउस गैसेस आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं, तो ये क्या करती है, तापमान में वृद्धि करती हैं, और फिर उनसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो वर्तमान में हो रहा है, और ये हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आता है उत्सर्जन में कटौती। और यहाँ पर क्या आता है कि सभी देश, ये इसमें एक एग्रीमेंट किया गया था कि जो सभी देश हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, कार्बन एमिशन है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, कम करेंगे। हर 5 साल में देश अपनी योजनाओं, एक तरह से जो NDCs था, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की समीक्षा और सुधार करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है वित्तीय सहायता। अब ये क्या था, देखिए, जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और धन 2020 से 2025, एक मिनट, हाँ वही बात यहाँ पर है कि जो हमारा विकसित देश है, वो विकासशील देशों को क्या करेंगे, उनको एक तरह से वित्तीय सहायता देंगे। ठीक है, ताकि वो अपना जो हरित क्रांति है, हरित तकनीकी है, उनको अपना सके। फिर आता है 2020 से 2025 तक हर साल लगभग $100 बिलियन देने का वादा किया गया। तो अगला जो कदम आता है वो आता है पारदर्शिता और निगरानी। देशों को अपनी जलवायु जो प्रयासों की रिपोर्टिंग है और निगरानी करनी होगी, जिससे जवाबदेही बनी रहे। अब आता है जलवायु अनुकूलन, एडॉप्टेशन। केवल तापमान घटना ही नहीं बल्कि बदलते मौसम के अनुसार ढलने के उपाय भी ज़रूरी है, जैसे बाढ़ सुरक्षा है, जल प्रबंधन है, और सूखा, और जो सहनशील कृषि वगैरह है, इनके बारे में बात यहाँ पर की गई थी। तो अब बात करते हैं कि भारत और पेरिस समझौता अर्थात भारत की भूमिका क्या है। क्योंकि भारत ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई जो प्रतिबद्धताएं हैं वो उन्होंने यहाँ पर ली हैं। अब देखिए, भारत ने वो सारी मैनुअल्स तो ले लिए, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से
डॉक्यूमेंट्री तो कर दी है, लेकिन उसका कितने तक पूर्ति हो रही है वो हम सभी जानते हैं। ठीक है, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कमी, ये उन्होंने ऐसा कहा था कि हम कमी करेंगे 2005 के स्तर की तुलना में। और जो 40% जो ऊर्जा उत्पादन को नवीनकरणीय स्रोतों से, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वहाँ से लेंगे। देखिए होता क्या है, जब जो हमारा जो एनर्जी है, एक तरह से जो हमारा लाइट वगैरह है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बनता है कोयल से। और कोयल को जलाने में क्या होता है, वहाँ से बहुत सारी जो है ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है। तो उसमें कहा गया था जो हमारे ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है ना, जिसमें सोलर पैनल है, सोलर है और पवन ऊर्जा है, वहाँ से हम इनको ऊर्जा को लेंगे। फिर था कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वृक्षारोपण करेंगे। ठीक है, तो अब कितना सफल हुआ है हम सभी जानते हैं। तो देखिए एक बात कहूँ, कुल मिलाकर बात ये है कि 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता में दुनिया के लगभग 195 देश ने हिस्सा लिया था। उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था कि 2030 तक हमको कार्बन इमिशन को बहुत सारा कम करना है, और इसके अलावा जो औसत तापमान वृद्धि है उसमें हम 2 डिग्री से नीचे रखेंगे और 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान में 2025 तक लगभग 1.5 डिग्री क्रॉस होने वाला है या हो चुका है। अब आप सोचो कि 2030 तक क्या हालात होने वाले हैं। अगर 2030 तक 2 डिग्री क्रॉस कर गया तो फिर समझ लो तबाही होने वाली है, बिल्कुल होगी। प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, भीषण तरह से आएंगी। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आप लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक मेढक था, तो एक प्रयोग किया गया था। एक मेढक को क्या किया गया कि एक गर्म पानी था, एक नॉर्मल पानी था। तो जो मेढक था पहले था नॉर्मल पानी में, तो नॉर्मल पानी से उठा करके उसको डाल दिया गया गर्म पानी में। तो जैसे ही उसको गर्म पानी में डाला गया, वो जो मेढक था वो तुरंत वहाँ से भागने लगा, उलट करके, उछल करके। तो एक प्रयोग ये था। दूसरा प्रयोग ये था कि एक मेढक को लिया गया, उसको डाला गया नॉर्मल पानी में। फिर नॉर्मल पानी को हमने क्या किया, इसमें धीरे धीरे उसको हम तापमान बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे धीरे धीरे तापमान बढ़ाते चले गए, तो फिर क्या हुआ कि मेढक वहाँ से भागा ही नहीं। मेढक अपने आप को उसी तापमान के अनुसार एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया, धीरे 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 करता गया। एक समय ऐसा आया कि वो मेढक उसी में जल मरा। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख यही मिलती है कि जो तापमान वृद्धि हो रही है टेम्परेचर में, जो हमारे वातावरण में, वो भी ठीक वैसे ही है। हम सभी ऐसे ही मरने वाले हैं बिल्कुल तरह से, अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ज़रूरी है। वैसे भी जो हमारी जो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल्स है वो भी स्टार्ट हो गई हैं। फीडबैक साइकिल्स मतलब ये होता है कि अगर हम कार्बन एमिशन ना भी करें तब भी अब ये अपने आप होता रहेगा, और अपने आप जो है एक तरह से जो ये तापमान वृद्धि है वो होती रहेगी। तो हमें ज़रूरत है जागरूक करने की, हमें ज़रूरत है ध्यान देने की। You know